हेलो प्यारे बच्चों। आज हम अपनी क्विक रिकैप सीरीज का चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और रियलिटी में ऐसी कोई टर्म प्रॉपर तरीके से डिफाइन ही नहीं है। तो डिफाइन क्या है? डिफाइन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। होता क्या है पहले ये समझो। अगर एक पॉइंट है, मान लो ए, और दूसरा पॉइंट है बी, और यहां पर कोई चार्ज रखा हुआ है क्यू। इस क्यू चार्ज को आपको लेकर आना है ए पॉइंट पर विदाउट एनी एक्सेलरेशन और वेरी वेरी स्लोली। ऐसा करने के लिए आपको करना पड़ेगा कुछ काम। जो काम करना पड़ा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ जहां पर लेके गए माइनस इनिशियल जहां से लेकर आए, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम बी टू ए बाय जिसको लेकर आए। एक्चुअल में ये टर्म बच्चों डिफाइन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है ये। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी पॉइंट के बीच का। पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे? अगर मैं इस बी पॉइंट को लेकर चला जाऊं इन्फिनिटी पर, कहां लेके जाएं? इन्फिनिटी पर। और हम एक एजम्पशन करेंगे यहां पर कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या होगा? जीरो। तो जब हम इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लेकर आ रहे हैं किसी पॉइंट पर, उसके लिए जो हमें काम करना पड़ेगा उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। उसमें हमारा बी पॉइंट क्या हो गया? इन्फिनिटी। वो क्या हो गया? जीरो। तो वी ए क्या आ गया? डब्ल्यू बाय क्यू। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बच्चों। इसकी ऐसे यूनिट क्या है? ऐसे यूनिट बच्चों इसकी दो हैं। एक है हमारे पास वोल्ट और दूसरी है फ्रॉम द डेफिनेशन वर्क की होती है जूल पर कुलाम्ब। ठीक है। डायमेंशन डायमेंशन होती है, वर्क की होती है एम एल टू टी माइनस टू, और चार्ज की होती है 80। तो डायमेंशन आ गई इसकी एम वन एल टू टी माइनस थ्री और ए माइनस वन। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक चार्ज की वजह से, सिंगल चार्ज की वजह से या पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? अगर ये कोई चार्ज है Q और यहां से किसी R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, इस चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। जो पहले चार्ज था इस वाले में, वो था हमारे पास V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। इन दोनों चार्ज में भी फर्क है। ये चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये चार्ज पहले से ऑलरेडी यहां पर है। ये चार्ज वो है जिसको हम मूव करके लेकर आए हैं, मूविंग चार्ज। जिसको लेकर आने के लिए हमें काम करना पड़ा है, वो चार्ज ये है। और जो पहले से ही चार्ज है और उस चार्ज की वजह से किसी आर डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होगा, वो हमारे पास ये V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। अगर हम ग्राफ बनाएं V वर्सेस R का, हम जितना दूर जाएंगे पोटेंशियल उतना कम होगा। चार्ज के पास होंगे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, चार्ज से दूर जाते रहेंगे पोटेंशियल कम होता रहेगा। आगे है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मिलकर क्या बनाते हैं? डाइपोल। इनके बीच का डिस्टेंस है मान लो 2a। इनके सेंटर से किसी r डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है P, उस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है
v at axis kp बाय आर स्क्र माइनस ए स्क्र, आर स्क्र माइनस ए स्क्र, जो अगर हम इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए तो v एट एक्सिस हो जाएगा के पी बाय आर स्क्र। अगर आगे बढ़े इक्विटोरियल पर, सेम अगर डाइपोल है इसके हमारे पास इक्विटोरियल पर एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो सेम डिस्टेंस ये है तो सेम डिस्टेंस ये है, तो v एट परपेंडिकुलर यहाँ हो जाएगा 0। सेम पोटेंशियल यहाँ से होगा, सेम पोटेंशियल यहाँ से होगा, एक पोटेंशियल पॉजिटिव है एक क्या है नेगेटिव, तो नेट पोटेंशियल क्या है हमारे पास 0। आगे है अगर सेम एक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है 2a, हम ना तो हम जाते एक्सिस पर ना हम जाते परपेंडिकुलर, हमने कोई पॉइंट ले लिया किसी एंगल थीटा पर P पॉइंट, यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पर होता है एट एनी पॉइंट है ये kp बाय आर स्क्र kp कोस थीटा बाय आर स्क्र माइनस एल स्क्र कोस स्क्र थीटा। इसका अगर आपको मैं डायग्राम बनाऊं तो यहाँ से आपका ये डलेगा परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस हो गया मान लो r1, एक डलेगा यहाँ से r2, ये डिस्टेंस हमारे पास r है। अगर इसको फर्दर करेंगे तो एक डिस्टेंस ये होगा, इसे बोलेंगे a कोस थीटा, सेम हमारे पास ये भी क्या होगा a कोस थीटा। प्रॉपर डिफाइन करेंगे निकाल लेंगे तो हमारे पास एंड रिजल्ट आएगा के पी कोस थीटा बाई आर स्क्र माइनस एल स्क्र कोस स्क्र थीटा। अगेन इफ आर इज वेरी ग्रेटर देन ए तो v आ जाएगा हमारे पास के पी कोस थीटा बाय आर स्क्र किसी भी पॉइंट पर। अगर हम थीटा 0 पुट करते हैं, थीटा 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर ये ऐसा आ जाएगा, ये पॉइंट कहाँ पर आ गया एक्सिस पर। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 तो हो गया एक्सिस का, जो क्या था हमारे पास v इज इक्वल टू के पी बाय आर स्क्र, यही था हमारे पास जब मैंने एक्सिस का किया था के पी कोस के पी बाय आर स्क्र। अगर हम इस पॉइंट को ले आए परपेंडिकुलर तो थीटा हो जाएगा 90 कोस 90 0, v क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले से दोनों हम निकाल सकते हैं अपने। आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, v इज इक्वल टू इंपॉर्टेंट है ये माइनस ई डॉट डी आर, डी आर डिस्टेंस है, ई यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड, v है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। माइनस क्यों आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल क्या होगा डिक्रीज, इसलिए क्या है हमारे पर माइनस आया है। आगे है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, हमने पहले पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर किसी एक चार्ज को इन्फिनिटी से या किसी पॉइंट से लेकर आना है और उसके लिए जो काम करना पड़ेगा उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर एक नहीं दो चार्ज हैं, एक चार्ज है Q1 एक चार्ज है Q2, या फिर तीन चार्ज हैं,
या 4 है 5 है, ऐसे सभी चार्जेस को लेकर आएंगे और हम एक सिस्टम बनाएंगे। Q1 का बना लिया, Q2 भी हो गया, Q3 भी हो गया। जो ये सिस्टम बना, इस पूरे सिस्टम को बनाने के लिए जो हमें काम करना पड़ता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। टू ब्रिंग सम चार्जेस, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, एंड मेक ए सिस्टम। और उस सिस्टम को बनाने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ता है उसी वर्क को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसका सिंबल है U। आगे अगर दो चार्ज को लेकर आना है, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2। दोनों कहां पर है? Q1 कहां पर है? इन्फिनिटी पर। Q2 भी कहां पर है? इन्फिनिटी पर। तो इनको लेकर आने के लिए और सिस्टम बनाने के लिए हमें कितना काम करना पड़ेगा? जब पहले को लेकर आएंगे तो यहां पर कुछ नहीं है, तो फर्स्ट के लिए वर्क कितना हो जाएगा? फर्स्ट के लिए हमारे पास वर्क हो जाएगा 0। जब दूसरे को लेकर आओगे तो पहले ऑलरेडी एक आ चुका है। जब दूसरे को लेकर आओगे तो इसको लेकर आने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? एक तो पहले से ही पोटेंशियल है, किसी ऑलरेडी चार्ज का पोटेंशियल होता है के Q1 बाय, अगर ये डिस्टेंस R है, बाय R। ये हमारे पास पोटेंशियल है ड्यू टू फर्स्ट चार्ज के Q1 बाय R1। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है VQ। यहाँ पर पोटेंशियल किसका है? 1 का। आप लेकर किसको आ रहे हो? 2 को। दोबारा देखो इसको, जब फर्स्ट को लेकर आओगे तो हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से कोई चार्ज नहीं है, तो वर्क कितना हो गया? 0। दूसरे को लेकर आओगे तो यहाँ पर फर्स्ट का पोटेंशियल मौजूद है, क्योंकि पहले चार्ज आ चुका है, कौन सा? 1। और आप लेकर किसको आ रहे हो? Q2 को। तो ये काम करना पड़ेगा। फर्स्ट का पोटेंशियल कितना है? के Q1 बाय R। तो ये हमारे पास टोटल वर्क हो गया, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो हो गया हमारे पास के Q1 Q2 बाय R फॉर 2 चार्ज सिस्टम। इंपॉर्टेंट है ये। अगर 3 चार्ज हो तो Q1 है कहाँ पर? इन्फिनिटी पर। Q2 कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर। Q3 कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर। जब फर्स्ट को लेकर आए, सेम, पहले 2 स्टेप सेम होंगे। जब फर्स्ट को लेकर आओगे तो वर्क होगा 0। 2 को लेकर आओगे वर्क होगा के Q1 Q2 बाय R12। 12 कहाँ से आया? जब फर्स्ट को लेकर आए तो वर्क हुआ 0। सेकंड को लेकर आए तो यहाँ पर फर्स्ट का पोटेंशियल मौजूद है, यहाँ का डिस्टेंस है मान लो R12। जब थर्ड को लेकर आओगे तो यहाँ पर 1 का पोटेंशियल भी है और चार्ज के लेकर आ रहे हो थर्ड। दूसरा सेकंड का पोटेंशियल भी है, चार्ज के लेकर आ रहे हो थर्ड। तो 1 का पोटेंशियल क्या होगा? यहाँ का डिस्टेंस R13 और यहाँ का डिस्टेंस R23। तो के Q1 बाय R13 यहाँ आ गया Q3 प्लस के Q2 Q3 बाय R13। टोटल निकालना है, इन सबको ऐड कर देंगे, जो हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? के Q1 Q2 बाय R12 प्लस के Q2 Q3 बाय R23 प्लस के Q1 Q3 बाय R13। आपको सारे पेयर लेने हैं, 3 चार्ज हो 4 चार्ज हो, और सभी के बीच का डिस्टेंस आपको लेना है। अगर हमारे पास आ जाए एक स्क्वायर है मान लो, तो एक पेयर ये हो गया पहला, दूसरा पेयर हमारा ये हो गया, तीसरा हमारे पास ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, और फिफ्थ ये हो गया, और सिक्स्थ हमारे पास ये हो गया।
तो सारे पेयर आपको लेने हैं। इन सभी का डिस्टेंस सेम रहेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर स्क्वायर है तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, और ये होंगे डायगोनल, ये दो डिस्टेंस अलग होंगे जो सेम होंगे। नेक्स्ट है, अगर पहले से ही वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, हमने जो पहले केस किए थे उन केसेस में पहले कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, इसीलिए पहले चार्ज को लेकर आने के लिए हमें कोई काम नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर दो चार्ज हैं, अगेन दोनों कहाँ पर हैं, इन्फिनिटी पर, लेकिन उनको लेकर आना है कहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ का मान लो पोटेंशियल 1 है, यहाँ का पोटेंशियल कितना मान लो 2 है। तो जब फर्स्ट को लेकर आओगे तो V1 पोटेंशियल है यहाँ पर, चार्ज के लेकर आए Q1। जब सेकंड को लेकर आओगे तो V2 चार्ज के लेकर आए Q2। बट यहाँ पर फर्स्ट चार्ज भी आ चुका है, इसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा V1 Q2। तो V2 Q2 प्लस V1 कितना होगा, K किसकी वजह से है, 1 की वजह से, K Q1 बाय इनके बीच का डिस्टेंस R Q2। टोटल वर्क हो गया हमारे पास, इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कितना होगा V1 Q1 प्लस V2 Q2 प्लस K Q1 Q2 बाय R। अगर हमको चार्ज लेकर आने हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो हमारा वर्क ये होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई डाइपोल है इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और उसको हम यहाँ से किसी एंगल रोटेट कराते हैं, कहाँ से कहाँ, θ1 से θ2, तो हमें वर्क करना पड़ेगा जिसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो होगा PE cos θ1 माइनस cos θ2। अगर θ1 को मैं पुट कर दूं 90 एंड θ2 को मैं कर दूं θ, तो cos 90 0, तो हमारा u कितना आ गया, माइनस PE cos θ। यहाँ से बनेंगे 3 केस। पहला, अगर θ 0 है, cos 0 1, तो u आ गया हमारे पास माइनस PE। अगर हमारे पास θ 90 है तो cos 90 0, u कितना आ गया 0। अगर हमारे पास θ है 180, cos 180 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, u कितना आ गया प्लस PE। और इसमें एक बात और, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चैप्टर फर्स्ट में भी किए थे, वही है सेम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल, ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे V यानी कि पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, उसे बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं। पहली जो हमने पहले पढ़ी थी, पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज, किसमें, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा, अगर हमें इस सरफेस पर किसी चार्ज को यहां से यहां लेके जाना है तो पोटेंशियल सेम है, तो हमारा फॉर्मूला था V2 माइनस V1 इज इक्वल टू W बाय Q। तो ये तो सेम है, तो ये क्या हो गया 0, तो वर्क भी क्या हो गया
जीरो। तो किसी भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर हमें किसी चार्ज को मूव कराने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, सेम है। थर्ड, टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो सरफेस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दीज सरफेसेस। यही रीजन है थर्ड पॉइंट का। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस सरफेस की क्या होती है, परपेंडिकुलर। अगर वो इंटरसेक्ट कर गई तो उस जहां पर इंटरसेक्शन होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए दो सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। हमारा चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पूरा हुआ। सेकंड है कैपेसिटेंस। सबसे पहले देखो आप कैपेसिटर क्या होता है। ये एक डिवाइस है, जैसे आपने क्लास 10 में पढ़ा था, रजिस्टर, जो क्या करती है, स्टोर चार्ज। यह चार्ज को अपने अंदर स्टोर करती है। चार्ज को स्टोर तो बैटरी भी करती है। डिफरेंस क्या है, बैटरी चार्ज को स्टोर करती है और जब हमें उस चार्ज की नीड होती है वो चार्ज हमें आराम आराम से मिलता है। कोई सेल, कोई बैटरी 1 साल भी चल जाता है। बट कैपेसिटर वही काम मिली सेकेंड में करता है। कहाँ होता है ये? फैन के अंदर होता है, DSLR कैमरा के अंदर होता है। अगर हमें कैपेसिटर से एनर्जी चाहिए, स्विच ऑन किया और वो मिली सेकेंड में सारी एनर्जी अपनी दे देगा, उसे बोलते हैं कैपेसिटर। इस कैपेसिटर की कितनी कैपेसिटी है? इस कैपेसिटर की कितनी कैपेसिटी है? क्या करने की? टू स्टोर द चार्ज। की कितना चार्ज स्टोर कर सकता है उसे बोलते हैं कैपेसिटेंस। उसे बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है। इसका फॉर्मूला है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। इसकी SI यूनिट है हमारे पास फराड। क्या है बच्चों? फराड, जो एक बहुत बड़ी यूनिट है। जैसे फराड बड़ी होती है ना, कि फराड मार रहा है, बहुत बड़ी होती है, ऐसे ही ऐसे यूनिट जो फराड है ये भी बहुत बड़ी है। आगे बताऊंगा कैसे। डायमेंशन क्या है इसकी? डायमेंशन है M-1 L-2 T4A2। ये इसकी बच्चों डायमेंशन है। डायमेंशन आपको याद नहीं करनी है, ये आपको बाय फॉर्मूला निकालनी आनी चाहिए। अब फराड एक बड़ी यूनिट क्यों है? अगर मेरे पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसका रेडियस मान लो R है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? इसकी कैपेसिटेंस होती है 4πε0R। और एक फराड की कैपेसिटेंस के लिए हमारी रेडियस आती है 9 × 10⁹ और रेडियस ऑफ अर्थ क्या होती है 6.4 × 10⁶। यानी कि एक फराड कैपेसिटेंस के लिए हमें अर्थ से भी बहुत ज़्यादा बड़ा कैपेसिटर चाहिएगा, तब जाकर हम एक फराड कैपेसिटेंस एक स्फेरिकल कैपेसिटर में स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए हम स्फेरिकल कैपेसिटर का यूज नहीं करते। तो हम यूज क्या करते हैं? हम यूज करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्यों करते हैं? एक तो इनकी एनर्जी इनकी कैपेसिटेंस वेरी लो होती है। दूसरा,
जो ये एनर्जी है बाउंडेड नहीं है, एनर्जी इज नॉट बाउंडेड। ये होते हैं हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इनकी एनर्जी ही हमारे पास प्रॉपर बाउंड है, यहां से जाएगी यहां तक ही जाएगी, एक रीजन है जहां तक वो जा सकती है। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल ये हमारी होती है C इज इक्वल टू 4πε0R। इसकी होती है अगर जो कैपेसिटर है, अगर इसके बीच का डिस्टेंस D है और दोनों प्लेट्स का एरिया सेम है। प्लेट्स की शेप अलग हो सकती है बट एरिया सेम रहना चाहिए। बीच में क्या है, इसके एयर है, तो इसकी कैपेसिटेंस होती है C इज इक्वल टू A/ε0/D। एप्सिलॉन फॉर मीडियम, A एरिया ऑफ प्लेट्स, D सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। अगर हमारे पास इन प्लेट्स के बीच में एक हमने डाल दिया डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट K, तो हमारे पास कैपेसिटेंस होती है A/ε0D माइनस T प्लस T/K। और डाइलेक्ट्रिक डालने से अगर पूरे में डाल दें तो हमारी कैपेसिटेंस एयर के मुकाबले K टाइम्स बढ़ जाती है। अगर ये पूरे में आ गया तो कैपेसिटेंस एयर के मुकाबले, अगर एयर में मान लो 10 फराड है जो नहीं होती, तो कैपेसिटेंस मान लो हमने डाल दिया 2 का, तो उसमें हो जाएगी 20 फराड। ठीक है, जनरल फॉर्मूला है A/ε0D माइनस T प्लस T/K। T है इसकी थिकनेस, कितनी मोटी हमने स्लैब इंट्रोड्यूस की है। अगर हमने डाल दी कोई कंडक्टिंग स्लैब, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0, तो हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगी A/ε0D माइनस T, क्योंकि इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ एरिया बच गया हमारे पास ये वाला, जहाँ क्या है एयर है, जो कितना है D माइनस T। आगे है सीरीज और पैरेलल। अगर हम कैपेसिटर्स को लगाते हैं सीरीज में C1 C2 C3, सीरीज में चार्ज क्या रहता है हमारे पास सेम, पोटेंशियल क्या होता है डिफरेंट, तो C इक्विवेलेंट होता है हमारे पास 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर सारे कैपेसिटेंस सेम है फॉर सेम कैपेसिटेंसीज, तो हमारे पास C आ जाएगा इसी के अंदर, इसी का ये C/N। C क्या है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और N क्या है नंबर ऑफ कैपेसिटेंस। फॉर ओनली 2 कैपेसिटर आप यूज कर सकते हो C इज इक्वल टू C1 C2/C1 प्लस C2। सिर्फ 2 के लिए है ये। पैरेलल में C1 C2 C3, पैरेलल में चार्ज होता है डिफरेंट और V होता है सेम, और C इक्विवेलेंट हमारे पास आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, और सेम के लिए हमारे पास आएगा NC। N है नंबर ऑफ कैपेसिटर और C है वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, कितनी कैपेसिटेंस उसकी। लास्ट हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है U इज इक्वल टू हाफ CV², U इज इक्वल टू हाफ QV। C का फॉर्मूला क्या होता है, C का फॉर्मूला होता है Q/V। अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो C इज इक्वल टू Q/V, तो कितना आ जाएगा Q/V। अगर यहाँ पुट करते हैं
क्यू बाय वी, सी वी स्क्वायर। तो सी पुट करते हैं, क्यू बाय वी पुट करेंगे तो एक वी से वी कट गया, तो हमारे पास कितना आ गया, क्यू वी हमारे पास आ गया। ठीक है, ऐसे एक फॉर्मूला और बनेगा, यहाँ से क्यू पुट कर दिया, वी पुट कर दिया। अगर हम पुट करें v इज इक्वल टू क्यू बाय सी, वी की वैल्यू पुट करें क्यू बाय सी, तो कितना आएगा यहाँ पर, क्यू क्यू क्या हो गया, क्यू स्क्वायर, तो यू कितना आ गया 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी। ये तीनों फॉर्मूले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एक और है एनर्जी डेंसिटी, जो आएगी हमारे पास एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये था हमारा क्विक रिकैप ऑफ चैप्टर सेकंड। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करें और नेक्स्ट चैप्टर के लिए वेट करें। थैंक यू।